वैसे तो हर कोई चाहता है कि दोनों हाथ में लड्डू रहें तो बेहतर है, लेकिन संवैधानिक नियमों से सभी बंधे हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से लड़े, दोनों पर बड़े मार्जिन से जीते, पर कोई एक सीट तो छोड़ना ही था। कई गणित लगे, अटकलें चली और आखिर इंतजार खत्म हुआ जब राहुल गांधी ने रायबरेली सीट पर बने रहने और केरल की वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया। साथ ही घोषणा कर दी कि अब वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। और इधर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 35 सालों से अपराजय बने हुए सियासत के बड़े माहिर खिलाड़ी कैबिनेट मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने भी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, जहां से इस बार रिकॉर्ड 8वीं बार चुनाव जीत कर आए थे। बृजमोहन अग्रवाल 2023 में लगातार 8वीं बार रायपुर दक्षिण से विधायक बने थे और हाल ही में 2024 के आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में रायपुर लोकसभा सीट से 5.5 लाख के वोटों से जीतकर रायपुर सांसद चुने। कई विधायकों और सैकड़ों समर्थकों के साथ अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो सोमवार को आप सबसे पहले आपको इन्हीं दोनों इस्तीफों की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं, डिटेल स्टोरी बताते हैं। सोमवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आखिरकार रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। 1990 के वक्त से लगातार 8 बार तक विधायक रहे अग्रवाल न सिर्फ कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर हैं, बल्कि पार्टी में सर्वाधिक संसदीय अनुभव रखने वाले नेताओं में शुमार हैं। बिल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस मौके पर डॉक्टर रमन और बृजमोहन दोनों जरा भावुक भी नजर आए। देखिए जरा। यह सियासत का अजब संयोग है कि बृजमोहन अग्रवाल ने जिन रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी, उन्हीं रमन सिंह को अब अपनी विधायकी से इस्तीफे का लेटर भी सौंपा। जी हां, कई कयासों और सवालों के बीच रायपुर सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर जाकर बृजमोहन ने उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद बृजमोहन भावुक भी हुए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य मुझे चुना गया है, तो मैंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आज इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से ये क्षण भावुक क्षण है। इस दौरान जब बृजमोहन से केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का कोई मलाल नहीं है। वो पहले भी जनता की सेवा करते थे और आगे भी करेंगे। किसी बात का मलाल नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु मुझे जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम, अपनापन, लगाव इतना मिला है कि उसी के दम पर मैं लगातार जनता की सेवा करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हमारे लिए सभी नए विधायकों के लिए बहुत विधानसभा का अनुभव रहा है और निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कमी तो हम लोगों को महसूस होगी। बृजमोहन अग्रवाल करीब 40 साल से रायपुर दक्षिण से विधायक थे। रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री रहे बृजमोहन साय सरकार में भी मंत्री हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बृजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दे दिया। डहरिया ने कहा कि बृजमोहन कांग्रेस में आ जाएं तो उन्हें जो चाहेंगे वो मिलेगा। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया कि शिव डहरिया अपना मान सम्मान अपने पास रखें। ज्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। हमारे पास सब कुछ है, क्या चाहिए उनको, पूछ लीजिएगा उनको भी। बृजमोहन अग्रवाल जी किस तरह से रुख करते हैं कि वो कांग्रेस में आएंगे कि भाजपा में रहेंगे, वो बताएंगे। वो अपना सम्मान, अपना आदर अपने पास रखें। कुल मिलाकर बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद रायपुर दक्षिण सीट खाली हो गई है। चर्चा है कि साल के अंत में निकाय चुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव यहां हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वाकई जो जरा भी सियासत को जानता समझता है उसको ये बात अच्छे से पता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से 1990 से बृजमोहन अग्रवाल लंबा संसदीय तजुर्बा रखने वाले और अपराजय वाकई 8 बार किसी एक सीट से, किसी एक क्षेत्र से लगातार जनप्रतिनिधि बने रहना, चुने जाना, चाहे दौर कोई भी हो, चाहे सियासी हवा किसी भी ओर चलती हो। वो दौर भी देखा है जब सारी सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा। वो दौर भी देखा है जब पिछली बार सीटें सिमट कर कहाँ 60-50 के
दौर से सीधे सीधे आ गई थी 15 के अंदर, लेकिन इस दौर में भी बृजमोहन अग्रवाल बने रहे, डटे रहे। और एक बड़ी बात इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह भी, आपने जिस तरह से जिक्र किया, सिर्फ एक 2018 के ही चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सारे विधानसभा चुनाव में अपनी पिछली जीत के मार्जिन से ज्यादा बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। और इस बार भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सीट यही थी। और एक बड़ी बात है, छात्र राजनीति से आने वाले बृजमोहन अग्रवाल अगर आज भावुक हैं, क्योंकि प्रदेश से कई लोगों ने उनका राजनीति से पत्ता कटना ऐसे भी कई बयान दिए, तो आज उन्होंने हर बात का खुलकर जवाब दिया और ये कहा कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, लेकिन उनका रायपुर दक्षिण जहां से वो लगातार चुने गए, नाता टूटेगा नहीं। इधर एक और बड़ा फैसला जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया, राहुल किसके, वायनाड के, रायबरेली के, वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, कहां से सांसद रहेंगे, कहां से इस्तीफा देंगे, इस सस्पेंस का भी आज अंत हो गया। राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। और साथ ही ये भी साफ हो गया इसके साथ कि अब केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी तो इस्तीफा देंगे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अब इस सीट से यानी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। यानी पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रही हैं प्रियंका गांधी, ये बड़ा ऐलान किया गया। सोमवार शाम को राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने आकर इस बड़े फैसले पर मोहर लगा दी। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, भाई बहन दोनों एक दूसरे को गले लगाते नजर आए और भाई बहन की बॉन्डिंग हमने पहले भी देखी है मंचों पर। जब घोर सियासी दौर था, जब घोर चुनावी दौर था, उस वक्त भी राहुल अपनी बहन से इसी अंदाज में, बल्कि अपनी माताजी से भी इसी अंदाज में मिलते नजर आए। कुछ लोगों ने इसे अलग दृष्टिकोण से देखकर क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन आज भी गले लगकर बधाई दी भाई बहन ने एक दूसरे को और एक तरह से शुभकामनाएं भी दी। सारे कांग्रेसी इसमें खुश नजर आ रहे हैं तेज, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जो वेणुगोपाल हैं वो सभी प्रसन्न चित्त मुद्रा में नजर आए, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी का लगातार कहता रहा। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव भी इससे पहले हुए, इस बार भी वाराणसी सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, ममता बनर्जी ने तक ने इस बात की मांग की थी। और आखिरकार ये बड़ा ऐलान, चूंकि अब कल का ही लास्ट दिन था, आज उनको ये तय करना था कि किसी एक सीट को छोड़ना है संवैधानिक नियमों के चलते, तो उन्होंने फैसला भी ले लिया और ये साथ ही ऐलान भी कर दिया कि वो तो छोड़ रहे हैं वायनाड, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। वैसे दोनों ही कांग्रेस पार्टी के गढ़ रहे हैं। एक तो रायबरेली गांधी परिवार से इतना लंबा एसोसिएट, इतना लंबा जुड़ा रहा है कि उस सीट से गांधी परिवार को जोड़कर या यहाँ की सियासत को गांधी परिवार से जोड़कर देखा जाता रहा है। तो अब ऐसे में वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, राहुल छोड़ेंगे, ये तय हुआ। तो आज के ये दो बड़े फैसले हैं और इन दोनों बड़े फैसलों पर और स्पेशली इन दोनों इस्तीफों पर बड़ी गंभीरता से विचार के बाद पार्टियों ने और इन नेताओं ने फैसला किया। तो इनके राजनीतिक मायने क्या हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में IBS24 के एग्जीक्यूटिव एसोसिएट एडिटर वरुण सखा जी जुड़ रहे हैं। वरुण जी, आज के दो सबसे बड़े फैसले हुए और इन फैसलों से सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या कोई हैरत होती है या ये पहले से तय था, ये लास्ट मोमेंट के लिए बचा के रखा गया था? देखिए पुनीत जी, इन दोनों फैसलों को कुछ इस तरह से देखना चाहिए। एक प्रदेश का बड़ा फैसला और एक देश का बड़ा फैसला। देश की सबसे प्रमुख बड़ी पार्टी का बड़ा फैसला, प्रदेश की सबसे प्रमुख सत्तारूढ़ बड़ी पार्टी का बड़ा फैसला। इन दोनों को अगर हम देखते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं, तो एक बात बहुत साफ है, बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे से 3 टेकअवेज हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला ये कि राजनीतिक ऊंचाइयां, राजनीतिक कामकाज के साथ हमको राजनीतिक सस्पेंशंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये राजनीति की गाड़ी ऐसी है कि इसमें ऊंचाइयां और नीचाइयां आती रहती हैं। जितना आपका सस्पेंशन अच्छा होगा, उतनी अच्छी आपकी राजनीतिक गाड़ी चलती रहेगी। तो बृजमोहन अग्रवाल जी एक वरिष्ठ नेता हैं, इवन हम कहें द लेजेंड ऑफ छत्तीसगढ़ बीजेपी, जो 1989 ऑनवर्ड्स लगातार जीत रहे हैं, लगातार अपना मार्जिन बढ़ाकर जीत रहे हैं, लोकप्रियता का चरमोत्कर्ष छू रहे हैं। अभी भी जो लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता है, वो देश के जो शीर्ष 10 लोग हैं जीतने वाले, बड़ी जीत से जीतने वाले, उनमें शामिल। और मैं तो कहूँगा कि एक सीट तो ऐसी है शंकर ललवानी जी वाली इंदौर की,
जिसको हम लार्जेस्ट मार्जिन ही ना कहकर एक ये कहेंगे टेक्निकल लार्जेस्ट मार्जिन है, तो उस हिसाब से देखें तो ये टॉप 5 के टॉप 5 में आ जाते हैं, टॉप 10 से ही बढ़कर। तो एक बड़ी राजनीतिक पारी है। उसके बाद अब ये पारी खत्म नहीं हुई है, एक पारी का हिस्सा खत्म हुआ है, अब दूसरी पारी की ओर शुरुआत हो रही। अब वो राष्ट्रीय फलक पर राजनीति करेंगे। मैं अपने राजनीतिक अनुभव से ये कह सकता हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल एक बड़ी प्रोफाइल है। ये एक राज्य की राजनीति से उनका हो सकता है कि थोड़ा सा वास्ता कम किया गया हो, परंतु राष्ट्रीय राजनीति पर निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल को हम आने वाले दिनों में संगठन की किसी अहम भूमिका में देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इशारा भी इस ओर करना चाहूंगा कि आप देखें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक यूनिट के रूप में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस मानती है, क्योंकि इनका सामाजिक ताना बाना, राजनीतिक ताना बाना एक दूसरे से काफी मेल खाता है। तो एक लंबा अरसा यानी लगभग 7-8 साल का जो एक अरसा था, इंदौर के जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश विजयवर्गीय, वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। अब एक मध्य क्षेत्र से कोई इस स्तर की भूमिका के लिए एक न एक किसी को चुना जाना है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये पारी का एक छोटा सा एक अल्प विराम है। अब हम चलते हैं देश की तरफ, जहाँ प्रियंका वाड्रा का ऐलान हुआ कि वो वायनाड से जाएंगी। अब कांग्रेस ने कमर कस ली है, वो देश में एक ऐसी सियासत को लेकर आना चाहते हैं जो मजबूत विपक्ष की ओर इशारा कर रही है, उस ओर कदम बढ़ा रही है, और आया हुआ जो नतीजा है 2024 का वो उसको इसके लिए उत्साहित कर रहा है। अब कांग्रेस ये बहुत अच्छे से जानती है कि सिर्फ दक्षिण को पकड़कर या सिर्फ उत्तर को पकड़कर इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि 2026 में परिसीमन आयोग गठित किया गया, परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा और 2026 वो अपनी प्रक्रियाएं शुरू करेगा। अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से काम चल रहा था इस बारे में, वैसे ही अगर बढ़ता गया तो ये 2029 के जो चुनाव होंगे वो नए परिसीमन में होंगे। तब की स्थिति में दक्षिण और उत्तर का जो बैलेंस है वो भी प्रभावित होगा। कांग्रेस ने इतना लंबा सोचा, ये बड़ी अच्छे साइन है देश के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी। तो एक भाई उत्तर में बैठ करके अपनी बैटिंग करेंगे और एक बहन जो है वो दक्षिण में बैठ करके बैटिंग करेंगी। एक अच्छी रणनीतिक स्ट्रेटजी है और ये कांग्रेस ने जिस तरह से इसको सोचा और समझा और उस पर इंप्लीमेंट किया, ये ही कांग्रेस के अंदर का आया हुआ पिछले। लेकिन वरुण जी लगातार यहाँ पर एक सवाल, चूंकि मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, आपने बड़े अच्छे से बताया कि क्या कारण है कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही था कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे, रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड छोड़ेंगे। वायनाड में जब बड़ी मुश्किल दौर था तब उस जगह से वो सांसद थे जब उनको अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में ये फैसला लेना कि यहां से बने रहेंगे रायबरेली से और वो सीट छोड़ेंगे, इस फैसले के पीछे क्या वजह मानते हैं? एक तो बहुत स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है उत्तर दक्षिण का, लेकिन एक मैं इसके अंदर की अगर बात करें, थोड़ी सी हम इसको कूटनीतिक और रणनीतिक ढंग से देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जो वर्तमान का जो पुराना यूपीए था, जो नए दौर में इंडिया गठबंधन बना हुआ है, तो इंडिया गठबंधन को अगर हम देखते हैं तो उसमें जितने भी सहयोगी दल हैं उनमें बड़े बड़े ताकतवर दल जो हैं, एक बड़ा दल दक्षिण से है और एक ताकतवर दल जो है वो उत्तर से है। तो उत्तर का जो ताकतवर दल है, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो वो किसी भी समय छिटक सकता है, बहुत साफ सी बात है। और दक्षिण का जो ताकतवर दल है वो इनके साथ पहले भी रहा है और आगे भी रह सकता है। ऐसी स्थिति में दक्षिण से राहुल गांधी को वापस उत्तर में बुलाना एक तरह से उनकी, अगर मान लीजिए कभी स्थितियां ऐसी बनती हैं राजनीति में कि उनको प्रधानमंत्री के पद के लिए अगर उनको प्रपोज किया जाता है तो दक्षिण के दल उनको लेकर आपत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर जो है प्रियंका वाड्रा वहां अपना काम कर रही होंगी, तो कांग्रेस को उनको विड्रॉ करने में या उनको मॉडरेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। राहुल चूंकि उनके फ्रंट लाइनर नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, उनको किसी भी तरह से मॉडरेट करना कांग्रेस नहीं चाहती। राजनीति में जितनी ज्यादा नेगोशिएशन, जितनी ज्यादा अपनी जो है पोजीशन और जो पिचिंग की जा सकती है वो कांग्रेस राहुल गांधी बिल्कुल आपने इतना सही पॉइंट पकड़ाया और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जैसा आपने कहा, देश हित में कि लंबा सोच करके उत्तर दक्षिण का बैलेंस अगर अभी से बना रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बैलेंस बिगड़ने की बात कई राजनीतिक पंडितों ने की, हमने चुनाव के दौर में इस पर ढेरों डिबेट्स भी की। अगर अभी से इतना संतुलन के बारे में ख्याल है तो वाकई रणनीतिकार शायद समस्या की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे पाए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन दो बड़े फैसलों पर इतनी डिटेल से इनसाइड स्टोरी पर नजर डालने के लिए धन्यवाद। वायनाड से खाली सीट पे
प्रियंका जी लड़ना चाहिए। ये घोषणा सिर्फ राहुल गांधी के रायबरेली से बने रहने और वायनाड सीट छोड़ने की घोषणा भर नहीं है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी राजनीति में पहला कदम रखने भर की भी घोषणा नहीं है, बल्कि समूचे देश को कांग्रेस का ये बहुत बड़ा संदेश है कि 24 के जनादेश के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना सबसे बड़ा चेहरा बदलने जा रही है। प्रियंका जी उन्होंने ये स्लोगन दिया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है। मां के लिए रायबरेली और भाई के लिए अमेठी सीट पर चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभालती चली आ रही प्रियंका गांधी देखते देखते 53 साल की हो गई, लेकिन अब तक न मां ने और न ही भाई ने कभी ये घोषणा की थी, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक की ओर से बार बार ये मांग की जाती रही। अभी अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में तो वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका को उतारने की अपील ममता बनर्जी जैसी अनुभवी नेता भी कर चुकी थी, और नतीजों के बाद खुद राहुल गांधी ने भी कहा था कि अगर प्रियंका बनारस से लड़ती तो राजनीतिक भूचाल ला देती। बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। प्रियंका की अब वायनाड से उपचुनाव लड़ने के साथ ही एक बात जो तय नजर आ रही है वो है कांग्रेस में राहुल और प्रियंका के बीच सीधी तुलना। प्रियंका संसदीय राजनीति में भले ही राहुल के मुकाबले अनुभव नहीं रखती, लेकिन राजनीतिक समझ के मामले में कहीं भी 19 नहीं पड़ती। राहुल अपने संबोधनों के बीच अक्सर भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं और निशाने पर आते हैं, लेकिन इस मामले में सधी हुई राजनेता की तरह नजर आती हैं प्रियंका गांधी। राहुल गांधी अपने परिवार के बाकी सदस्यों मसलन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की तरह मास अपील के मामले में थोड़े कमजोर नजर आते हैं, जबकि प्रियंका गांधी की मास अपील राहुल से ज्यादा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में जब संकट का दौर आता है, राहुल से ज्यादा प्रियंका की सक्रियता और संकट से उबरने की कुशलता सामने आती रही है। ऐसे में प्रियंका की वायनाड से एंट्री कांग्रेस में नया जोश ला सकती है। देखिए, हर्ष का विषय एक बार फिर प्रियंका गांधी जी वायनाड से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी को जो अपार जनसमर्थन वायनाड और रायबरेली से मिला था, तो एक सीट छोड़ना जरूरी रहता है। और जनता में बहुत उत्साह है। जनता ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को समर्थन दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिया, कड़ी में अब प्रियंका गांधी जी जुड़ने जा रही हैं और जनता का जबरदस्त समर्थन एक बार फिर प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। वायनाड से उन्होंने 5 साल सेवा दी है, इस बार वो जनता रायबरेली से उनको जिताए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो पारिवारिक सीट है उनको बनाए रखेंगे और एक बार पुनः वहां के जनता के आशीर्वाद माननीय प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं दोनों भाई बहन मिलकर वायनाड के लिए और रायबरेली के लिए और प्रदेश के लिए उन्होंने एक अच्छा जनसेवक के रूप में उन्होंने निकलेंगे। ये बात अलग है कि बीजेपी प्रियंका को कोई खास तवज्जो देती नहीं दिख रही है। जनता ने बहुत साथ समर्थन दिया है, फिर भी उस जनता पर विश्वास नहीं है और ऐसे सीट का ही चयन हमेशा इनके द्वारा किया जाता है। देखिए आगे क्या होता है। परिवारवाद का उदाहरण है कांग्रेस। इनको दूसरे नेता और कार्यकर्ता नहीं दिखते, सबका हक मार के गांधी परिवार इस सदैव हर पदों पे कब्जा जमाए बैठता है। यदि आपको सीट छोड़ना हो छोड़े, लेकिन कम से कम किसी योग्य नेता या योग्य कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन पता है कि चूंकि परिवारवाद पहले, पूरे परिवार के सभी लोग चुनाव लड़ लेंगे और बच्चे फिर अब रॉबर्ट वाड्रा और बच्चे तो लाइन में, अब उनका नंबर भी जल्दी आएगा। वायनाड सीट का समीकरण ऐसा है जिससे प्रियंका के लोकसभा में पहुंचने को लेकर तो फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा खतरा ये जरूर हो सकता है कि पार्टी राहुल और प्रियंका के चेहरों के बीच ही कहीं बट न जाए, क्योंकि कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहा करती। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो एक तो यह है कि उत्तर और दक्षिण का संतुलन संभवतः
पार्टी ने सोचा, लेकिन दूसरा जो आपने रिपोर्ट में देखा कि दोनों के बीच में कंपैरिजन अभी तक होता रहा है और अब तो सीधे सीधे हो पाएगा, क्योंकि दोनों संसदीय राजनीति में, दोनों चुनावी राजनीति में कंपेयर किए जाएंगे और साथ ही साथ पार्टी कहीं इस मामले में दो फाड़ ना हो, ये फिक्र भी रह सकती है। पार्टी के भीतर भी संतुलन, भाई दक्षिण और उत्तर का संतुलन तो संभाल लिया, लेकिन पार्टी के भीतर का संतुलन भी क्या बिगड़ेगा या और मजबूत होगा, ये भी देखना होगा।